सभी दोस्तों को नमस्कार। आ जाए सभी के सभी प्यारे दोस्त। गुड इवनिंग, सुबोध। जय हिंद। सतीश, गुड इवनिंग। हाय। संदीप की कितनी प्यारी हिंदी है, कहता है कैसे हो गुरु श्रेष्ठ। सो नाइस ऑफ यू। अब थोड़ा सा ठीक है पर ज्यादा भी ठीक नहीं है। गुड इवनिंग। सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छे इंसान है। मॉडर्न हिस्ट्री हो सकता है। हिस्ट्री की अलग अलग सेगमेंट होती हैं। बेसिकली इतिहास के अलग अलग काल हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका एक काल का नाम है। आ जाए। सो नाइस ऑफ यू। मोहित साहब कहते हैं गुड इवनिंग सर, कल प्रोनाउन कम समझ में आया। कोई बात नहीं, से ग्लूकोज पिलाओ, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू नितिन साहब। सुमित साहब कहते हैं सर आपका समझाया वो सब कुछ समझ आ रहा है पर बेसिक खराब है मेरे। ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। इसे पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ रहा है, बेसिक खराब है इसके। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद रुपेंद्र साहब, जय हिंद। प्रणाम सर। बहुत अच्छे इंसान है। संतोष, सैडनेस की बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए। सॉरी टू आस्क बट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज आफरीन। ओह माय गॉड। आफरीन का मतलब होता है बेहद खूबसूरत। बहुत अच्छे इंसान है, साक्षात देवता है। बहुत 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 अच्छे इंसान है। चलिए दोस्तों, अब आपके सारे कमेंट्स मैंने देख लिए हैं। थैंक यू एवरीवन। सर कमेंट्स पर अब ध्यान हटाएं, मैं इस विंडो को हटा रहा हूं। चलिए मेरे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन का जिक्र शुरू किया और प्रोनाउन की इस महफिल में हम लोग जहां तक पहुंचे, जो चीज हम लोगों ने समझने समझाने की कोशिश की, उस बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कराना चाहूंगा। प्रोनाउन में हमने क्या क्या समझा मेरे दोस्तों, जरा अपने नोट्स अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक बार रिवीजन लगाते हैं, उसके बाद कहानी आगे लेके चलना चाहेंगे। प्रोनाउन बेसिकली, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो रिप्लेस करता है नाउन को। और रिप्लेस करने की बात अगर हम कहें तो उसकी वजह क्या हुई, क्योंकि वो किसी भी नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। ये हमारी पहली बात। फिर हम लोगों ने सबसे पहले मुलाकात की जिसे हम कहते हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की खास बात इतनी रही कि पर्सनल प्रोनाउन रिलेट करता है किसी पर्सन को, और इस पर्सन को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा, स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन। अलग अलग इनके केसेस हमारे सामने आए और किस तरीके से सिंगुलर या प्लूरल होने की बातें करते हैं। यहां पर मैंने फिर एक बात आपको रिकॉल कराया कि कोई अलग से टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का निचोड़ है। तो जो लोग पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी कि ग्रामर की जो असली जान है, उसे निचोड़कर सारी कहानी खत्म कर देते हैं।
तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बेसिकली कोई अलग टॉपिक नहीं होता, ये सिर्फ उन रटने वालों को, उन बच्चों को जो सीधा जुगाड़ लगाना चाहते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एक तरीका है। खैर, इसके बाद हम लोगों ने एक अगली बात को समझने का काम किया। हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस में नियमों को समझना शुरू किया। किसी भी वर्ब से ठीक पहले हम यूज करते हैं एक सब्जेक्टिव केस को, वर्ब के ठीक बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश की प्रेपोजिशन, बेहद खूबसूरत शब्द होता है प्रेपोजिशन। अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। इसकी वजह क्या है ये हम लोग जाके समझेंगे प्रेपोजिशन में, तब तक के लिए देखते रहिए आज तक। प्रेपोजिशन के बाद हम एक ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं और इस प्रेपोजिशन वाली सेगमेंट को 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। ये 3 हिस्से हुए। एक पॉजिटिव के लिए 4 शब्द हमने लिखे, लाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। दूसरी सेगमेंट हम लोगों ने तैयार की जिसे हम लोगों ने कहा नेगेटिव के लिए शब्द आया अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट एंड नॉट, बट, सेव। शब्दों की संख्या असीमित है, प्रेपोजिशन में जाके मिलेंगे। अगली बात हमने समझी प्रेपोजिशनल फ्रेज, और इसका एक छोटा सा तरीका हमने समझा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ी हुई हमें नजर आती है। दोस्तों, इससे आगे जब हम चले तो हम लोगों ने समझने का काम किया एक पुराना रटा हुआ नियम कि कोई भी सब्जेक्ट अगर 2 जुड़े हुए मिलते हैं प्रेपोजिशन से, तो हम आने वाली हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। और पहले सब्जेक्ट के हिसाब से जब हम लगाते हैं तो उसकी खास वजह क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसके ठीक बाद आगे हम लोगों ने समझने का काम किया कंपैरिजन। बोलो हाँ। हमने कंपैरिजन समझने का काम किया कि कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज हुआ और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब से एग्रीमेंट तैयार कराई। कुछ शब्दों के बीच का फर्क हमने समझा, लाइक कैसे वर्ब हुआ, कैसे प्रेपोजिशन हुआ, बट कैसे कंजंक्शन हुआ, कैसे प्रेपोजिशन हुआ। ये छोटी छोटी बातों को समझते समझाते हुए हम बातों को लेकर चले दोस्तों थोड़ा सा आगे। चलिए अब कहानी थोड़ी और आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। मैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूं, जरा साथ साथ लिखें, फिर एक एक करके इनको डिकोड करना शुरू करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को आप एक एक दो दो लाइन छोड़कर लिखें, फिर इन चीजों को बड़े प्यार से समझने का काम करेंगे हम मिलकर। प्लीज टेक योर टाइम।
मुझे लगता है आप लोगों ने इस बातचीत को लिख लिया होगा। आइए थोड़ी सी बातचीत को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बहुत खूबसूरत बात होगी हमारे सीखने समझने के लिए। अब अगर इन सेंटेंसेस को मैं देखना चाहूं, कुछ बातें पुरानी भी हैं। सेंटेंस 1 हमारे सामने लिखा है राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। हम लोग शायद जानते हैं पिछली क्लास की एक बातचीत कि बच्चों ये लिखी हमारे सामने एक प्रेपोजिशन। अगर ये एक प्रेपोजिशन हुई तो प्रेपोजिशन के बाद ये जो भी कुछ लिखा है कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। तो इस ऑब्जेक्टिव केस का इस हैव से कोई लेना देना नहीं। रिवर्स में मैं अगर आता हूं तो इसी के मुताबिक आपने इस हैव को हटाने की कोशिश की, हैज। देखो दोस्तों, दो बातें। सबसे पहली बात तो जितनी बार आप वीडियोस को देखोगे उतनी बार आप लोगों को चीजें समझ आनी शुरू होंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कोई भी वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है। आज 10 सितंबर मैं आपके सामने हूं, ठीक है, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरी घड़ी में समय हुआ है करीब 8:45 और मैं आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूं। ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, और यो मैं कर रहा हूं। और मेरे सामने बैठी पूरी टेक्निकल टीम मुस्कुरा रही है। एक मूर्खानंद आपके ग्रुप में लिख रहा है कि सर को बोलें कि वो तारीख लिखे ताकि हमें पता चले कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड है। मेरे दोस्त, मेरे दुष्ट, मेरे भस्मासुर, इस बात को ध्यान से समझ ले बेटा। टीचर जान डालता है अपने कंटेंट से, पढ़ाता है जी जान लड़ाकर, ठीक है। आपकी किसी भी बकवास से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क दूसरे लोगों को सोच को डैमेज करने पर होता है, ठीक है। बड़ी अच्छे से इस चीज को दिमाग को बैठाकर चलो। आप गोपाल वर्मा सर की क्लास में हैं, आप प्रीमियम सेगमेंट के बैच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर मेरी रहमदिली, यहां पर मेरी हल्केपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कंटेंट को खाना है, और जिसने कंटेंट को ठीक ढंग से समझा वो आग लगाएगा, वो तैयार होकर जाएगा। और जो ये सोचने की कोशिश कर रहा है ऐसा वैसा, सर हल्की बातों के लिए प्लीज आप बेशक से चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, पेपर वाले का कोई दीन ईमान नहीं है। टफ लेवल रखेगा, बेहोश करेगा, ठीक है। आओ फिनाइल पिलाता हूं। खतरनाक है, कई सारे ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, कई बार मेरा मन करता है कि मैं आगे पढ़ाता हूं। मेरे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस को हमने ठीक करने की कोशिश की मेरे दोस्तों। आज सेंटेंस नंबर 2 को मैं देखता हूं, द बैग इज माई। मुझे लगता है इस मामले में कुछ लफड़ा हुआ। लफड़ा होने की खास वजह क्या है, मैं उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अब तक तो हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की ही बात कर रहे थे, बोलो हाँ। लेकिन अब जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे सामने आ रही है पजेसिव केस। क्या लिखा देखना दोस्तों, पजेसिव केस। एक बार फिर ध्यान से देखना। अब हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक पजेसिव केस का जिक्र है। और जब हम पजेसिव केस का जिक्र करते हैं तो पजेसिव केस को 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि पजेसिव केस का जो जिक्र हम लोगों को समझना है, जो हमने लिस्ट बनाई थी पिछली क्लास में, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, और एक शब्द और हम लोगों ने लिखा था देयर। अगर हम इन सभी के सभी शब्दों की बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वो शब्द हुए जिनके ठीक बाद हम लोगों को कंपलसरी क्या चाहिए, नाउन। एक बार फिर से बोलना, कंपलसरी हमें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए। फाइन, ये तो मामले में कुछ गड़बड़ हुई। हमें इनके साथ अगर नाउन चाहिए तो सर वो जिक्र लाओ जिनके साथ नाउन का जिक्र नहीं हो। आओ सर इसे भी थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यानी कि इसी का एक दूसरा रूप है जो बिना नाउन के काम करता है, उसकी भी शक्ल देख लेते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। तो कुछ लोगों का अपना विचार ये कहता है कि सर इट्स नाम का कोई शब्द नहीं होता, बेसिकली ये शब्द होता है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है ये शब्द नहीं होता, ये शब्द होता है। फाइन, काम कैसे करता है वो सेगमेंटल चीज है। अब हम इनकी जब बात करते हैं तो ये वो शब्द हुए जिनका जब हम यूज करते हैं तो इनके बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में ख्याल आया, कहो तो बताऊं। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है, सुन रहा है ना तू? आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। मैंने आप लोगों को नाउन में एक बहुत प्यारी चीज पढ़ाई थी, है एक बहुत प्यारी चीज पढ़ाई थी। आपके सामने कुछ ऐसी बात लिखी गई थी। आओ जरा याद करते हैं उन हसीन लम्हों को, ठीक है। वो लम्हे, वो बातें,
वो बरसाते वो भीगी यादें सागर की गहराई से कह रहा है अपना पढ़ाना। मजे ले रहे हो? अच्छा सच बताओ बच्चों, क्या मजे नहीं आते अपने घर पर बैठे हुए बिल्कुल कूल माइंड से हर एक चीज को हम समझ रहे हैं, टीचर भी मजेदार और आप भी मजेदार और बोलो तारा रा रा। मजा नहीं आ रहा भाई? सब मजा आएगा, सीखने वाले को मजा आता है। जो बेहोश आत्माएं हैं भगवान उनकी आत्मा को जगाए। ठीक है, हम लोगों को कुछ याद आ रहा है सर। आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने नाउन के दौरान इन तरह की बातों का जिक्र लिखा था, बोलो हाँ। और उस समय हमने बात अधूरी छोड़ दी थी, आज उस बात को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर चलेंगे अपने सवालों की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एक करके क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखें, दिमाग लगाएं, फिर मैं आपके साथ मिलकर इनको डिकोड करूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। शायद हम लोगों ने नाउन में इस बात को समझने का काम किया था कि इस योर के अगर मैं मीनिंग को समझने की कोशिश करता हूं तो इसका अर्थ निकलता है आपका। अरे हाँ है ना? तो जब इसमें पहले से ही पोजेशन है तो एपोस्ट्रोफेस लगाने से इसके अंदर डबल पोजेशन की जरूरत नहीं, बोलो हाँ। हालांकि इसकी भी एक बहुत गहरी वजह है जो इससे अगले टॉपिक में हम लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। इसी की वजह से हम लोगों ने इन पहली 3 चॉइसेस को नाउन के दौरान हटा दिया था, क्योंकि इनके साथ किसी भी कीमत पर एपोस्ट्रोफे का लगाना कहना बिल्कुल गलत है। इसकी खास वजह है जो अगले टॉपिक में हमें समझ में आएगी, देखते रहिए सामने। अगली बात से मैं मिलना चाहूंगा, गौर से देखिए इसको, ये क्या लिखा, योर। अगर इस योर की मैं बात करता हूं तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, नाउन। अरे हाँ ना? नाउन के दौरान हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बनाया तो उस समय एक बात को बड़े ध्यान से समझा था कि किसी शब्द के साथ अगर हम ly सफिक्स करते हैं या तो वो एडजेक्टिव बनता है या फिर वो एडवर्ब बनता है, या तो वो एडजेक्टिव बनता है या फिर वो एडवर्ब बनता है। यही बात हम लोगों ने समझी, या तो एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव बनता है, ये हम लोगों ने समझा। पर ये भी बात मुझे याद है कि वो नाउन नहीं बनता। अब नाउन नहीं बनता तो इस योर के बाद हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए नाउन, पर ये नाउन तो शायद नहीं है, इसी वजह से ये चॉइस भी हमारी डिस्कशन से बाहर हुई। अगली बातचीत को ध्यान से देखते हैं। लिखा है योर्स, अभी अभी हम लोगों ने लिखा कि योर्स के बाद हमें क्या नहीं चाहिए, नाउन। पर फ्रेंड तो अपने आप में कॉमन नाउन है, इसी वजह से ये भी हुआ जिक्र से बाहर। आगे लिखा हमारे सामने योर फ्रेंड। इस योर को अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो इस योर के ठीक बाद नाउन हमें चाहिए, यानी कि अगर नाउन लिखा है तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, बोलो हाँ। आगे अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं, लिखा है योर्स, और योर्स के बाद मुझे क्या चीज नहीं चाहिए, नाउन। नाउन नहीं तो कुछ और तो आ ही सकता है, इसका मतलब ये वाली बातचीत भी अपने आप में ठीक हो गई। तो पिछली क्लासेस की कहीं अधूरी बात को आज हमने पूरा किया। यहां तक की बात को अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूं तो बड़े प्यार से इस बात का कंक्लूजन आ जाता है सामने कि भैया अगर लिखी हुई इस बातचीत से हम एक समझने की कोशिश करें तो भाई नाउन एक बड़ा प्यारा शब्द हम लोगों ने पिछली किसी क्लासेस में समझा, और नाउन का हम लोगों ने एक छोटा सा लॉजिक तैयार किया कि नाउन से ठीक पहले सोचकर बताएं क्या हम सब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं। बोल नहीं रहे हो? नहीं। क्या हम नाउन से ठीक पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं?
नहीं, नाउन से ठीक पहले हम लोग जो यूज करते हैं वो बेसिकली एक ही केस हुआ, और वो कौन सा हुआ? पजेसिव केस। कौन सा केस हुआ? पजेसिव केस। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से समझने का काम करें। सेंटेंस 2 लिखा है, द बैग इज माई। शायद हम इसे देखकर समझ ही गए हैं। इसका जिक्र तब सेंसिबल हुआ जब इसके बाद हमें क्या लिखा मिले। बोल नहीं रहे हो यार? हाँ, नाउन। तो इसी वजह से इसको हटाकर हम लोगों ने क्या चीज लिखने की कोशिश की। सेंटेंस 2 लिखा है, हर्स ड्रेस। हर्स, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हर्स के बाद क्या नहीं चाहिए? नाउन। लेकिन ड्रेस तो एक नाउन हुआ, इसका मतलब यहां पर इसे ठीक करना पड़ा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, बड़ा प्यारा सवाल है। लिखा है हमारे सामने, ही वॉन्टेड व्हाट बुक्स। तो नाउन से ठीक पहले आपको क्या लिखा हुआ चाहिए? पजेसिव केस। यहां तक की बात अपने आप में समझ आ रही है? क्लियर है? मैं अब आपके सामने एक दो सेंटेंस लिखूंगा, ध्यान से देखें, सुने और समझें। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखने की कोशिश की, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने कहा आई लाइक सिंगिंग। मैंने दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे सिर्फ छोटी सी बातचीत करने के लिए। अब मैं आपके साथ मिलकर एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा, जवाब दीजिएगा ताकि कहानी समझ आ सके। सवाल मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। एक बार फिर से बताना मुझे, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। तो व्हाट का जो आपने मुझे जवाब दिया, वो जवाब दिया वॉकिंग। ठीक है, मैंने फिर आपसे पूछा, आई लाइक व्हाट। आपने जवाब दिया सिंगिंग। अगर आप लोग मुझे जवाब दे रहे हैं व्हाट से, तो सर व्हाट से आंसर ये मुझे मिला और व्हाट से आंसर मुझे ये मिला। व्हाट के इस आंसर को अगर मैं एक बड़े ध्यान से देखूं तो वॉक के साथ क्या चीज जुड़ रहा है? आईएनजी। एक बार फिर देखें, यहां ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है सिंग के साथ क्या जुड़कर? आईएनजी। कहीं ऐसा तो नहीं व्हाट का आंसर देने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ रहा है? ठीक है, असली नाम क्या मैं नहीं जानता अभी, जब आएगी जरूर तब बताएंगे। पर इतना मुझे समझ आया कि कभी कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़ा आईएनजी हमें आंसर दे देता है व्हाट का। किस चीज का? व्हाट। और व्हाट के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तैयार करते हैं किस चीज का जवाब? नाउन का। तो नाउन के पहले अभी अभी हम लोग समझ कर आए कौन सा केस हमें चाहिए? पोजेसिव केस। इस बात को लिखे क्वेश्चन नंबर पर 5 पर देखते हैं। हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट। व्हाट का जवाब आपने दिया गोइंग। अब अगर ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन से ठीक पहले कौन सा केस यूज होना चाहिए? पोजेसिव केस। अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस, शी एप्रिशिएटेड व्हाट। जैसे ही मैंने आप लोगों से व्हाट का सवाल पूछा तो व्हाट का आंसर मुझे दिया किसने? ज्वाइनिंग। अगर ये नाउन है तो नाउन से ठीक पहले हम लोगों को चाहिए पोजेसिव केस। पहले यहां तक की बात को बड़े ध्यान से देखें, समझें, फिर चलते हैं आगे।
तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक की बातचीत को ध्यान से समझ लिया होगा, और मुझे लगता है हम लोगों ने अभी तक नाउन के इस पर्सनल प्रोनाउन के सेगमेंट को ध्यान से समझा, जिनमें 3 केसेस का जिक्र बड़ा खूबसूरत है। अब ये वाली जो बातचीत हमारे नाउन के साथ आती है, ये कहानी क्यों बनी, इसकी बातचीत को हम लोग आगे समझेंगे। देखो बच्चों, मैं चाहूं तो आपको इन चीजों के नाम भी बता सकता हूं, पर जिन चीजों का भी लेना देना नहीं है उनके नाम बताने से कुछ नहीं होना। मैं चाहूं तो इसके फंक्शन बता सकता हूं, पर इन फंक्शंस को अभी डिस्कस करना या आपको बेवजह परेशान करना है। जहां जो चीज की जरूरत हो, बहुत खूबसूरती से उन्हें हम रिलेटिवली जोड़ते चले जाएंगे। फाइन। तो पर्सनल प्रोनाउन के जिक्र में सारा जो कुछ हम लोगों ने समझा वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन एक चीज अभी डिस्कशन में नहीं आई, उस बात का मैं जिक्र कर लेता हूं, और उसे हम लोग कहते हैं इट। ठीक है, जब हम इस इट की बात करते हैं तो इस इट के फंक्शन को बड़े प्यार से हम समझ सकते हैं। इतना तो याद है मुझे कि इस इट का जो जिक्र हम करते हैं वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से हम समझें तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ अलग अलग तरीके से काम करता है, एक एक करके चीजों को समझने का काम करते हैं। सबसे पहली बात तो इस इट का जो हम फंक्शन देखते हैं, ये मेंशन करता है, टू मेंशन डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सीजन, वेदर, व्हाटएवर, जो आप बताना चाहे बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं इट इज, लिख रहा हूं इस बात को मैं स्पेशली उस नालायक इंसान के लिए जो ये जानना चाहता है कि ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है। कभी कभी मन करता है इस इंसान को बहुत प्यार दूं। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है सुरेश। फाइन। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, जैसे मैं एक सवाल और लिखता हूं, जैसे मैंने कहा इट इज, डे कौन सा है आज? आज ट्यूसडे है, चलो ठीक है, इट इज ट्यूसडे। ये भी हो गई हमारे सामने बातचीत। फाइन। अब इसी के एक दूसरे फंक्शन को भी देख लेते हैं। जब ये मेंशन करता है, टू मेंशन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करना चाहे तो कर सकता है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं इट इज माई कार, ठीक, ऑब्जेक्ट का जिक्र करने की कोशिश करें तो ये बात कर सकता है। इसका एक बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं एक और फंक्शन है। जब हम एनिमल के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं एक सवाल अगर लिखूं, द लायनेस इज फीडिंग हिज हर इट्स कब्स, तो अब कई सारे लोग हैं जो बेवजह की बात सोचते हैं और ये सोचते हैं कि सर लॉयनेस अगर है तो ये तो शेरनी हो गई है, फेमिनिन हो गई, काट लेगी, बेटा दूर रहो। फाइन, लॉयनेस वायनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है गलत होगा कहना, जो भी है एनिमल कैटेगरी होने की वजह से हम इसे इट की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहां से एक और खोजी प्राणी आकर कहता है कि सर, ओ सर, अगर हम अपने डॉग की बात करें तो सर इट का यूज करो। फिर वो शिकारी कहता है कि अगर मान लो सर मैं अपने कुत्ते का नाम रख लूं, मान लो मैंने कुत्ते का नाम रख दिया रोमी, मैंने अपने कुत्ते का नाम रख दिया रोमी, तो उसे क्या कहूंगा मैं, ही, शी या इट? तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या कुत्ते ने तुम्हारा नाम रखा है? अरे भाई तुम कुत्ते का कुछ भी नाम रखो, ग्रामर उसे कुत्ता कुत्ता ही कहती है। अब ये तो है नहीं कि भाई साहब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमी, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, कुत्ता मीन्स कुत्ता, दैट्स इट। एनिमल के लिए हम सिर्फ इट का यूज करते हैं। कुछ श्रद्धालु लोग ये मानते हैं कि गाय हमारी, हा आ गया जवाब, तो बैल हमारा, आ गया जवाब, तो भैंस तुम्हारी क्या हुई बताओ? खतरनाक लोग हैं भाई, एक से एक नई खोजी बनानी है। ग्रामर एनिमल को इट के साथ बताती है, इससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी जानवर का अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं, भाई साहब जानवर तो आपका अपने हिसाब से नाम नहीं रखते ना, ध्यान से समझे। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सवाल यहां से आता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ ले। व्हेन
द जेंडर इज अननोन। हम जिसकी भी बात कर रहे हैं उसके जेंडर की हमें जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं द बेबी इज क्राइंग, ये वो वाले बेबी होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। आजकल बड़े बड़े बेबी भी फोन पर लगे रहते हैं, मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो छोटे छोटे बेबी है, द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। अब अगर इस बात को मैं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो बड़ी काबिलियत है इस बातचीत में। मैंने मजाक अभी किया कि ये बेबी छोटे वाले होते हैं, पर एक सवाल तो दिल में उठता है कि बेबी है किसका। बेबी इंसान का भी हो सकता है, बेबी कहने के लिए एनिमल का भी हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है, फिश का भी हो सकता है। बेबी कहने का मतलब ये बेबी किसी का भी है। इसीलिए इसके जेंडर को क्लासिफाई नहीं कर सकते, इंसान से है, किससे संबंधित है। तभी हम लोगों ने इसके लिए क्या यूज किया बच्चों, इट। ऐसे और भी शब्द होते हैं जिनके लिए हम सिर्फ इट का ही यूज करते हैं। जैसे बेबी को हटाकर अगर मैं कहने की कोशिश करूं ऑफस्प्रिंग, मैं कहने की कोशिश करूं यंग वन, ठीक है जी। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो कॉमन जेंडर नहीं माने जाते। गलतफहमी ना पालें, ये कॉमन जेंडर नहीं होते। पता चले कि आप इन्हें कॉमन जेंडर मानकर गलतफहमी पाल लें, ये कॉमन जेंडर नहीं है। ये बेसिकली ऐसे शब्द हुए जो किसी के भी होने वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी खतरनाक बात दिल में आ रही है, कहो तो बताऊं। हमारे पास किसी भी अननोन नंबर से कोई भी फोन कॉल मैसेज आता है, हमारे पास किसी भी अननोन नंबर से कोई फोन कॉल मैसेज अगर आता है तो हम लोग सबसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं, और हमारा सवाल होता है हु इज इट। अब ये सवाल बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। जब आप किसी से ये पूछते हैं हु इज इट, तो इस इट को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है कि क्या फोन कॉल करने वाले इंसान का डे है, लेना देना है डे से। क्या कोई फोन करके बोलता है मैं मंडे बोल रहा हूं, नॉनसेंस हो गई बात। क्या कोई डेट आपके पास फोन करती है, हे बेबी 11 सितंबर बोल रही हूँ, कल आ रही हूँ मिलने। बदतमीजी है भाई ये, हाँ या ना। क्या इस इट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने आपके पास फोन मिला दिया, मैं चेयर बोल रही हूँ, बैठोगे नहीं मुझ पर, है। ऐसा तो नहीं कि आपको तो मजा आ रहा है, रियली लाइक इट, आपके पास आपका बेड फोन करे, ओए बदतमीज कल क्या किया तूने। बहुत मजे आ रहे हैं भाई, ओ बेटे। एनिमल ने आपके पास फोन किया, क्या ऐसा तो नॉनसेंस हो गई बातचीत भाई। तो ये भी नहीं, व्हेन द जेंडर इज अन, ला ला ला, कहीं ऐसा तो नहीं आप फोन करने वाले का पहले जेंडर पूछते, तू बता पहले मैस्कुलिन है फेमिनिन, फिर मैं तेरे को डिसाइड करेगा, ओके। बदतमीजी। कुल मिलाकर ये सवाल पूछना ही गलत हुआ। सही क्या होगा समझेंगे थोड़ी देर के बाद। एक अगली बातचीत से मिलाना चाहूंगा आपके एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, इससे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। मेरे सामने लिखा हुआ ये सवाल है, फाइन, इट इज मी हु स्पोक क्लियरली। अगर मैं आपसे बोलने की कोशिश करूं तो इस लिखे हुए सवाल का जवाब कैसे तैयार करना है, इस सवाल के जवाब को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। मेरे सामने यहां ये जो लिखी हुई बातचीत है, इनको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं इस लिखे सेंटेंस में बात किसके बारे में कही गई है, आप कहोगे सर बात कही गई है 10 सितंबर के बारे में, हाँ या ना। तो इसका मतलब असलियत में तो सब्जेक्ट यही है। अब अगर यही हमारे सामने सब्जेक्ट है तो ये असली सब्जेक्ट ना होकर नकली सब्जेक्ट हुआ। इसीलिए कायदे से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये कहलाता है एक डमी सब्जेक्ट। क्या कहलाता है, डमी सब्जेक्ट। और डमी सब्जेक्ट होने के नाते इसे अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये इंट्रोड्यूस करता है असली सब्जेक्ट को, इंट्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सब्जेक्ट। मैं इसकी भी वजह को समझाऊंगा, लेकिन इसकी वजह को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समय चाहिए। उससे पहले मैं ये बात कह रहा हूं, इसकी असलियत हमें पता चलेगी कुछ समय के बाद, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए कहानी को। मैं अगर इस लिखे दूसरे सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूं, बच्चे बात किसके बारे में कही जा रही है,
आप बताना चाहेंगे, बात बताई जा रही है ट्यूसडे के बारे में, तो ये आपका असली सब्जेक्ट ना होकर असलियत में सब्जेक्ट के काम ये चला रहा है, तो ये असली ना होकर नकली हुआ, ये असली सब्जेक्ट हुआ। तो बच्चों अगर ये डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करता है असली सब्जेक्ट को, तो सर जो असली सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। मैं अगर आपसे एक हल्का सा सवाल पूछता हूं, सेंटेंस 1 का पढ़कर दिखाएं जरा। शाबाश। इस सेंटेंस की अगर मैं ट्रांसलेशन आपके सामने पूछूं आपसे, हाँ जी, तो ट्रांसलेशन क्या होगी? शाबाश। इट इज आई हु स्पोक फर्स्ट या हु स्पोक क्लियरली। सर अच्छे से बोलने का काम किसने किया? मैंने। अब अगर काम कर रहा हूं मैं, तो मैं डूअर हूं। डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो दोनों तरीके से अपना बात सोल्यूशन पर आ गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है इट। इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, यानी कि असली सब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ? देम। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में हमें लिखना पड़ा। अरे हाँ है ना। लेकिन एक बात को ध्यान रखना सर, इट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? तो यानी कि यहां वर को भी हटाकर क्या लिखना पड़ा? तो लो जी, बातचीत अपनी बिल्कुल क्लियर हो गई। और एक छोटी सी तैयार हो गई ट्रिक कि इट के साथ हमें चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और आगे हम लोग यूज करते नजर आए सब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब अगर कोई गलती करता है इंसान, तो वो कहता है इट वॉजंट मी। जैसे अगर मैं सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, इट वॉज नॉट मी, तो जिसने भी ये कहा कायदे से ये गलत कहा, क्योंकि इट आपका डमी सब्जेक्ट हुआ। असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहना चाहिए इट वॉजंट आई। पहले यहां तक की बात को बड़े ध्यान से देखें, समझें, फिर चलते हैं आगे।
चलिए दोस्तों, बात को शुरू करना चाहेंगे अगली बातचीत से। और मुझे लगता है यहाँ तक की बातचीत को हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ से एक अगला क्वेश्चन हम लोग तैयार करने वाले हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन से ही संबंधित है। देख लीजिए दोस्तों, कल का पूरा समय, आज का लगभग मोर देन हाफ टाइम, हम लोग अभी तक पर्सनल प्रोनाउन को नहीं समेट पाए हैं। ये है एग्जॉस्टिव लर्निंग, ये है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। सब कुछ सीखना एक बार, आखिरी बार। और जब सब कुछ सीखने की इच्छा होती है ना बच्चों, तो समय लगाना चाहिए, जान डालनी है हर एक बात को समझने के लिए। फाइन। मैं जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी करता था, बहुत पुरानी बात है, उस समय अगर घबराहट होती थी तो दिल में एक लाइन हमेशा याद रखता था मैं, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और यहाँ तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, हर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं हमेशा ये याद रखता था कि पेपर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सरफरोशी है दिल में, जीत के दिखाऊंगा। तैयारी की है, सब कुछ पड़ा है। जब तैयारी की है, सब कुछ पड़ा है, तो किसी की मजाल नहीं मुझे हरा सके। मेरे हौसले की कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन मुझे कोई झुका नहीं सकता। और इसी तरह से धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए हम। ठीक है, तो असली जो बात है वो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था बच्चों। दो चीजें आप लोगों से मुझे चाहिए, एक डेडिकेशन और एक ड्यूरेशन। डेडिकेशन, जो चीज आपको मैं करा रहा हूं उस चीज पर पूरी तरह से टिकना, पूरी तरह से उस पर भरोसा हो कि सर करा रहे हैं तो बस यही है, एको साध है सब सद है, सब साथ है सब जाए। इस एक के पीछे लग गया मैं, अब ये है तो बस सब कुछ है। और दूसरी बात ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कितने समय तक आप मेरी बातों को अपने जहन में रखते हैं, कितने समय तक आप अल हबीबी हैं मेरे साथ, कितने समय तक आप हर बात को अपने दिमाग में घुमाते हैं, कितने समय तक आप इस चीज को तहजीब देते हैं। बस इतनी मुझे चाहिए बात। अरे सिलेक्शन सिलेक्शन अपने आप आपकी तरफ पड़ेगा, मर्जी आपकी है। एक बहुत प्यारा सवाल हमारे इसी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस का एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे मिलता है हम लोगों को, इसे एक एक करके हम लोग समझने समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। फाइन। मैं आपके सामने पहले कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, उसके बाद हम इन चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे।
कुछ सेंटेंसेस लिखे आपके सामने, प्लीज पे अटेंशन। इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर जरा अरेंजमेंट आप ठीक सोचें, करें, फिर मैं बात करना शुरू करूंगा। चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और सवाल बड़ा प्यारा बनता है इस अरेंजमेंट को लेकर। मैं अगर कहूं तुमने, उसने और मैंने ये कैमरा तोड़ दिया, क्या ये कहना सेंसिबल होगा? सर थोड़ा पानी पिलवाएं प्लीज, मुझे ठीक नहीं महसूस हो रहा है।
अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि तुमने, उसने और मैंने ये कैमरा तोड़ दिया, तो मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। आप कहोगे सर मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैं अगर यही बात ऐसे कहने की कोशिश करूं, मैंने, तुमने और इसने ये एसी दान में दे दिया, आप कहोगे वाह सर वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो। अब अपना नाम पहले। मैं फिर से कहने की कोशिश करता हूं, तुमने, इसने और मैंने इसका सिर फोड़ दिया। आप कहोगे वाह गजब सर गजब, साला बुरा करो तो हमारा नाम पहले आता है? अच्छा नाम करो तो पहले अपना नाम ले। तो ये बात कौन सी है? एक गड़बड़ करते हो सर। सर गड़बड़ नहीं कर रहे, ये अरेंजमेंट की बात है। इस अरेंजमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस अरेंजमेंट के पीछे ही लॉजिक काम करता है, जिसे हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। क्या लिखा मैंने? सोशल बिहेवियर। आज बच्चों इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सोशल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? आप अगर समाज में हैं तो समाज में बिहेव करने के अपने अपने तरीके हैं और कुछ तरीके रिकमेंडेड हैं। उन तरीके के आधार पर ये अरेंजमेंट तैयार की जाती है। आप अगर बताने की कोशिश करते हैं कोई भी गुड एक्ट को अगर हम कहने की कोशिश करें, ड्यूटी भी हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है। अगर आप इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव एक्ट बताने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की अरेंजमेंट में मानता है ये ग्रामरियन कि अरेंजमेंट में आप सबसे पहले जिक्र लेकर आए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इसी के ठीक ऑपोजिट अगर हम सोचने की कोशिश करें एक बैड एक्ट को, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं जब आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करने की बात अगर हम कहें तो कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट अगर बताने की कोशिश करते हैं तो पहले जिक्र लेकर आए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर बड़े ध्यान से इस चीज को समझने का काम किया जाए तो सेकंड और थर्ड पर्सन की अरेंजमेंट कभी भी नहीं बदलती। ये लफड़ा है आपके फर्स्ट पर्सन को कहां लिखा जाए इस बात का। बात अब हमें बिल्कुल सही तरह से समझ आएगी। इस बात को अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने, तुमने और उसने इसका सिर फोड़ दिया, तो बात जचती है। बुरा करें मैं अपना नाम पहले लूं, अगर अच्छा करके मैं अपना नाम पहले लूं, मैंने, तुमने और उसने ये एसी दान में दे दिया, तो आप कहोगे सर आप तो घमंड की बात कर रहे हो। बात समझ रहे हैं? इन्हीं अरेंजमेंट के आधार पर क्वेश्चन पर काम करते हैं। You and I in this office are doing work. ड्यूटी की बात है, काम कर रहे हैं तो ड्यूटी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बात है। तो इसके आधार पर इन दोनों की अरेंजमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक हुई। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। द टीचर स्कोल्डेड यू एंड आई। सब बात ही खत्म होगी। सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करनी है कि ये वर्ब है और वर्ब के बाद ये दोनों की दोनों जो भी चीजें हैं ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस हुआ। भाई हाँ है ना? अब अगर ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस का तो पहले जिक्र ठीक करना होगा। ठीक है भाई। अब अगर बात आ रही है स्कोल्ड करने की, तो आपने कोई काम बुरा किया होगा तभी तो आप स्कोल्ड करेंगे। तो अगर स्कोल्ड करना एक बुरे काम की वजह से हुआ है तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है इसकी अरेंजमेंट को ऐसे लिखना गलत हुआ, इसकी जगह होना चाहिए मी एंड यू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा इट इज मी एंड हिम हु डिड अ ग्रेट जॉब। अगर अच्छा काम किया है तो सर अरेंजमेंट होनी चाहिए हमारे सामने, ठीक। लेकिन उससे पहले अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो अभी अभी हम लोग समझकर आने की कोशिश करके आए ये अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है। अरे बोल नहीं रहे भाई। अब अगर ये अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट हुआ तो डमी सब्जेक्ट होने का मतलब ये सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। आपने कोई अगर अच्छा काम किया है तो पहले अरेंजमेंट फर्स्ट पर्सन की ना होकर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। इस नियम के लिहाज से हमारी अरेंजमेंट ये ठीक नहीं हुई और इसकी जगह पहले आया ही के बाद एंड और उसके बाद क्या कहा आई। इज माय पॉइंट क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। यू, शी एंड आई हैव मेड अ मैस। मैस का मतलब होता है कचरा फैलाना, गंदगी करना। ठीक है, मैस के दो मीनिंग होते हैं। एक मैस का मीनिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जहां आपका किचन होता है, खाना बनता है। हॉस्टलर्स जितने भी हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बॉर्डर स्कूल्स में, उन लोगों को ये पता है। फाइन। तो अब इसकी अगर मैं बात करता हूं, यू, शी एंड आई। सर आपने कोई बुरा काम किया है तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा हम ठीक करने की कोशिश करें। पहले जिक्र आया आई, के बाद यू लगाया एंड, और उसके बाद लिखा शी। इसमें पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, यहां पर मैं थोड़ा सा इंतजार करने की कोशिश करूंगा और लिखी है ये बातचीत। यू, राज एंड हिमानी वर आस्क्ड फॉर हिज, हर, योर। ठीक है, नाइस। अच्छा देखते हैं इसमें आपकी चॉइस क्या काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। आई, रवि एंड यू, आई, रवि एंड यू कैन बी ब्लेम। पहले तो इसे ठीक करना होगा मुझे थोड़ा सा, ब्लेम नहीं ब्लेम्ड होगा। फाइन। अब आगे मुझे देखना है क्या कहा जाए, योर, हिज, देयर, मिसकंडक्ट। बताओ बच्चों, जरा सोच के बताओ। ठीक, अब यहां सोचने के चक्कर में आप कर रहे हैं एक छोटी सी गड़बड़। ठीक है, और वो गड़बड़ क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। फाइन, क्योंकि ये अदरवाइज हो जाएगी बातचीत, उलझ जाएंगे हम और लड़खड़ा जाएंगे हम। तो उससे बेटर ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर वाला विचार तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, आई मीन नहीं समझ लिया होगा। अब इस अरेंजमेंट का थोड़ा सा तरीके से कहानी को समझ लें। आप वीडियो को पॉज करके आराम से भी देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे सामने इस अरेंजमेंट को तो हमने समझ लिया दो हिस्सों में। अब इस कायदे को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे सामने अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस लिखी, और ये जो 3 लाइंस हैं ये स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन हुआ। मैं एक बार थोड़ा ध्यान से लिखने की कोशिश करता हूं। ये हमारे सामने स्पीकर, ये हमारे सामने लिसनर, और ये हमारे सामने आता है जी नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक, अगर मान लो हमारे इन तीनों के तीनों प्रोनाउंस की अरेंजमेंट में ये तीनों के तीनों शब्द लिखे हैं, तो अगर हम लोग इन तीनों की तीनों शब्दों की अरेंजमेंट देख रहे हैं और हमारे सामने स्पीकर के स्थान पर आई या वी हमारे सामने लिखा है, तो हम आई या वी के ही हिसाब से चलते हैं और सब कुछ को छोड़कर, यानी कि इन दोनों को हम इग्नोर करके हम इसी के प्लूरल को चुनते हैं। पहली बात तो ये। अगर मान लो हमारे इस डिस्कशन में हमारे सामने स्पीकर का कोई जिक्र नहीं है और लिसनर के नाम पर हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है यू, तो हम थर्ड पर्सन को इग्नोर कर इसी यू के अकॉर्डिंग को चुनते हैं योर। अगर मान लो हमारे सामने ना तो स्पीकर है ना ही लिसनर है और हमारे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन के अंदर जो भी हमारा नॉन एक्टिव पर्सन है, चाहे वो ही हो, चाहे शी, चाहे इट, या फिर अगर हम कहें दे, तो इस सभी की सभी बातचीत के हिसाब से अगर हम चलने की कोशिश करें तो हम लोग यूज करते नजर आए दे आर। क्या यूज करने की कोशिश करते हैं, दे आर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं अरेंजमेंट को ध्यान से देखने की कोशिश करूं, यू, राज एंड हिमानी, पहले तो इनके अरेंजमेंट हम ध्यान से देखें तो सर 2 3 1 तो हमारे सामने है ही, यानी कि 2 और 3, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये तो अरेंजमेंट होगी ही होगी। तो इस लिहाज से अगर मैं देखना चाहूं तो फर्स्ट पर्सन कहीं नहीं नजर आया, तो सर लिसनर के अकॉर्डिंग हम लोग आगे जो भी विचार होगा उसमें क्या चुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, योर। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। आई, रवि एंड यू कैन बी ब्लेम्ड फॉर योर, हिज, देयर मिसकंडक्ट। अरेंजमेंट में अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो मेरी प्रायोरिटी किस पर है, सभी अरेंजमेंट को छोड़कर अगर फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी लिखा मिले तो इस आई के मुताबिक ही मुझे आगे लेकर चलना होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, योर नहीं, हिज नहीं, देयर नहीं, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए लिखा हुआ आर। पहली बात ये समझ आई। अब इस अरेंजमेंट को भी देख लेते हैं। अगर आपको ब्लेम किया जा रहा है तो आई आपका सही जगह लिखा है, बस एक छोटी सी अरेंजमेंट को ठीक करना हुआ और इस अरेंजमेंट का जिक्र कुछ ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं रुक रहा हूं 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर एक बार दिमाग लगाएं, बड़े ध्यान से सोचें, हो सकता है आपका सोचना आपको कुछ नई चीजें सिखा दे। टेक योर टाइम।
तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी, समझ ली होगी। ठीक है बच्चों, आओ कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिर बड़ी प्यारी बात लगेगी। हमारे सामने लिखा है आरुषि, राज एंड यू कैन डू हिज हर देयर वर्क। सबसे पहली बात तो इस अरेंजमेंट के मुताबिक अगर मैं देखूं तो यू फर्स्ट पर्सन नहीं लिखा, तो इस यू के मुताबिक हिज का लेना देना नहीं, हर नहीं, देयर नहीं, तो सब कुछ को छोड़ छाड़ कर अपने योर को हम लोगों ने चुना। शायद ये कहानी हमारे समझ आ गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या इनकी अरेंजमेंट अपनी जगह सही लिखी है? बिल्कुल भी नहीं सर। कुछ भी हालत हो, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद, तो कायदे से इस लिखी बातचीत में पहले जिक्र आए यू के बाद राज, क्योंकि मैस्कुलिन ही का जिक्र पहले, फिर शी, इट। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की आरुषि। देखो बच्चों, कोई भी इस चीज को ये ना सोच कर चले कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, मैस्कुलिन पहले क्यों। जैसा लैंग्वेज ने हमें दिया हम उसकी बात को फॉलो करते हैं, हम कभी भी किसी चीज को अदरवाइज लेकर नहीं चलते। ठीक है जी, इसका थोड़ा ध्यान रखा जाए। लिखी हुई अगर इस बात को मैं थोड़ा ध्यान से देखने का कोशिश करूं, स्टॉप्ड अपने आप में एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो भी कुछ आए वो कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस होने का मतलब इस ही को हटाकर मुझे यहां पर लिखना पड़ा हिम। अब अरेंजमेंट को ध्यान से देखने की कोशिश करें। ठीक है, अब डॉक्टर ने अगर हमें एंट्री के लिए रोका है तो ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हैं जी, ये काम अच्छा हुआ। बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी ट्रिक है। एक एक पुलिसमैन है, आप जा रहे हैं, पुलिसमैन आपको रोक रहा है, रुक जा, आप रुके। पुलिसमैन का रोकना अपने आप में क्या है? ड्यूटी है उसकी। आप क्या कर रहे होगे? कोई नेगेटिव एक्ट कर रहे होगे, पर हर बार ये जरूरी तो नहीं है कि आप कोई नेगेटिव एक्ट कर रहे होगे। लेकिन पुलिस का रोकना सिर्फ यहीं तक बात सीमित हो गई और वो अपने आप में उस इंसान की ड्यूटी है। उसी लिहाज से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। डॉक्टर ने आपको आईसीयू के अंदर जाने से रोका, ये डॉक्टर की ड्यूटी है। आप क्या कर रहे हो, कोई अच्छा काम या बुरा काम, हु नोज इट। या तो डॉक्टर के हिसाब से काम चल रहा है तो डॉक्टर की ये ड्यूटी है। अगर डॉक्टर की ये ड्यूटी है तो उसी हिसाब से मैं इस चीज को आगे प्रोसीड करूंगा। तो इस सीक्वेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ड्यूटी होने वाली बात में पॉजिटिव हुआ, तो इस सारी की सारी अरेंजमेंट को हमें ठीक करना होगा। और सबसे पहले हम लोग जो जिक्र में लेकर आ रहे हैं, यू के बाद, बिल्कुल ठीक कहा, हिम, और उसके ठीक बाद हम लोगों ने कहने की कोशिश की मी। तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। पहले यहां तक की बात को बड़े ध्यान से देखें और समझें। टेक योर टाइम प्लीज, बड़े ध्यान से इस बात को यहां तक देखें, समझें।
आवाज आ गई, सॉरी। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा हमारे सामने, मैं एक बार इसको रिकॉल करा देता हूं और अटेंटिवली सुन लें। आवाज अब आ रही होगी। बच्चे ने सवाल पूछा, ये एमटीएस का एक सवाल है और ये सवाल पूछा गया कि सर इसमें क्या चॉइस हमारे सामने हो। तो इसमें सबसे पहली बात तो हेलमेट है हमारा पोजेशन हेलमेट की अगर कोडिंग बात कर रहा है तो इससे पहले पॉजेसिव केस आना चाहिए। ये दोनों तो पॉजेसिव केस नहीं है। अगर पॉजेसिव केस नहीं है तो ये दोनों चॉइस अपने आप में ही कटती हैं। अब कॉमन सेंस लगाकर देखें तो इस ऑफिसर्स के बाद अपोस्ट्रोफिल लगा, इसका मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स। तो बहुत सारे ऑफिसर्स के लिए क्या एक हेलमेट का जिक्र होगा? नहीं। बहुत सारे ऑफिसर्स की अगर बात कही जा रही तो हेलमेट्स भी बहुत सारे होने चाहिए। मान लो इस रूम के अंदर 5 राइडर्स हैं तो 5 हेलमेट्स चाहिएंगे। हर एक राइडर का अपना अपना अलग एक हेलमेट। अगर मान लो मैं एक राइडर हूं तो मेरे लिए कितने हेलमेट? एक ही चाहिएगा। यहां हेलमेट सिंगुलर हुआ तो ऑफिसर भी सिंगुलर ही चाहिएगा। तो पहली चॉइस करेक्ट है, बाकी सब आपकी गलत हुई। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर एक बार जरा कमेंट्स लगाना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुन रहा है ना तू? एक बच्चा सवाल बार बार पूछ रहा है, सर नाउन चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। नाउन के और कोई क्वेश्चंस नहीं है। वो क्वेश्चंस जो बाकी उसमें लिखे गए हैं वो आंसर की बेवजह लिखी गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीनशॉट इनेबल करा दीजिए। बिल्कुल नहीं सर, स्क्रीनशॉट इनेबल होने के बाद यहाँ पर लोग अपनी फोटोज बेचनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अब अपनी फोटोज भेजने की कोशिश करेंगे तो ये फिर बदतमीजी हो जाएगी। किसी ने कुछ और भी सवाल पूछा है? तो जेंटलमैन आपने सवाल, मयूरेश गुप्ता, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ओके हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। मेरी आवाज आ रही है भाई? देखना बच्चे कह रहे हैं आवाज थोड़ी मंदी आ रही है। किसी का कोई और क्वेश्चन, सवाल, परेशानी, घबराहट, चिंता? एक बच्चे ने सवाल पूछा है, ही लाइक मी हैज डन द वर्क, इट इज फ्रॉम 9/9/19 डेटेड क्लास, हाउ इज इट पॉसिबल, प्लीज हेल्प। बेटा ऐसे हेल्प नहीं हो पाती कि आप अपनी क्लास की वीडियो देखें नहीं और बार बार मुझे वही चीज पढ़ाने के लिए कहें, दिल जलता है। ईडीएम्स का सोल्यूशन नहीं बताया, ईडीएम्स के काम पर हम लग जाएंगे जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग का यहाँ तक की कहानी समझकर आएंगे। आज की बात यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।